हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर कर रहे थे और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं नहीं चाहती इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, इसलिए आज हम इसके सारे प्रोविजंस जो रिमेनिंग रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको मेरे साथ साथ रीड करते रहना है, बहुत ही ईजी है और मैं बहुत आसानी से आपको इसको समझाने वाली हूँ। इसके अलावा आप जो भी मेरे नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ तक देख लिया था पीछे, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करेंगे आज सेक्शन 145 साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में तो जो भी ऑडिटर है, ओनली द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर वो यहाँ पे साइन करेगा। एंड अगर फर्म का केस है या एलएलपी का केस है तो उस केस के अंदर ओनली द पर्सन हु इज द सीए इन प्रैक्टिस वो यहाँ पर साइन करेगा। जो सीए इन प्रैक्टिस होना उसका जरूरी है। इसके अलावा ऑडिटर कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क या कमेंट देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या फिर किसी अदर मैटर पे, तो उस केस में जो उसने क्वालिफिकेशन दिया या एडवर्स रिमार्क दिया या फिर कमेंट दिया है उसने, तो उसके लिए उसको यहाँ पर रीजनिंग भी बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ दे के छोड़ दिया, उसको रीजन बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों लिखा है। तो ये बोल रहा है विच हैव ऑडिटर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी रीड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग प्लस ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। ये क्या बोल रहा है कि जो भी एडवर्स रिमार्क दिया है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या अदर मैटर के कारण कंपनी की फंक्शनिंग पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जनरल मीटिंग के अंदर उसको रीड करना पड़ेगा वो जो भी सब्जेक्ट है उसको। इसके अलावा वो सबके लिए इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, मेंबर कोई भी कंपनी का उसको देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 146 अटेंड ऑफ द जनरल मीटिंग। यहाँ पर जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करे, एज वेल एज जो डायरेक्टर है उनको भी ऑडिटर को हर एक जनरल मीटिंग का यहाँ पर नोटिस देना बहुत मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फाइनेंशियल या ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक उस जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कस नहीं हो रहा तो वो नोटिस नहीं देंगे ऑडिटर को। चाहे डिस्कस हो रहा है फाइनेंशियल ऑडिट मैटर या नहीं हो रहा है, ऑडिटर को नोटिस देना पड़ेगा और ऑडिटर को भी वहां पर रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ऑडिटर्स ड्यूटी अदरवाइज एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी एग्जम्प्ट भी कर सकती है कभी कभी ऑडिटर को शामिल होने से। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया कंपनी ने, तो ऑडिटर की ड्यूटी है टू अटेंड द एजीएम ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। मतलब वो खुद या तो खुद वो जनरल मीटिंग के अंदर आएगा या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी वो भेज सकता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हुआ यहाँ पर, उसको क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, मतलब कि वो भी एक सीए इन प्रैक्टिस ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, कंपनी शैल फॉरवर्ड ऑल कम्युनिकेशन ऑफ एजीएम इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मैटर इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स और ऑडिट और नॉट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये पॉइंट, कंपनी को एजीएम का मीटिंग जो है उसका नोटिस ऑल कम्युनिकेशन ऑडिटर को सेंड करनी पड़ेगी, चाहे ऑडिट और अकाउंट के मैटर डिस्कस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ठीक है, ऑडिटर शैल हैव राइट टू हर्ड एट द एजीएम ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विद कंसर्न एज एन ऑडिटर। ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर है उसको बोलने का यहाँ पे राइट होगा एजीएम के अंदर उन फंक्शन या उन कंसर्न से रिलेटेड जो जिनसे वो कंसर्न है। मतलब ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई उस मैटर है जो जिसमें वो ऑडिटर का कंसर्न है, तो वो एजीएम में उसके बारे में कुछ भी बोलने का राइट रखता है। ठीक है, इफ ऑडिटर अनेबल टू गो, मतलब ऑडिटर जा नहीं पा रहा एजीएम के अंदर, तो उसको सीक लीव ऑफ एब्सेंस इन राइटिंग, तो राइटिंग में उसको सीक करना पड़ेगा लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 143 जो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले हम राइट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑडिटर के पास में 4 राइट्स होते हैं। पहला, एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस करने का राइट है उसके पास, चाहे कंपनी की हो, चाहे सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी की हो, चाहे उसके ब्रांच ऑफिस की हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी की जितनी भी बुक्स है उसको एक्सेस करने का राइट्स है ऑडिटर के पास में, तभी तो वो ऑडिट कर पाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स, तो कोई भी ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। नेक्स्ट बोलता है राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ एजीएम, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू रिपोर्ट द मैटर टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। ऑब्वियसली उसको ऑडिट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो देनी पड़ती है, तो यहाँ पर उसका राइट टू रिपोर्ट है। नेक्स्ट ये बोलता है कि ऑडिटर का राइट है लीन का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 राइट्स थे। लीन का राइट क्या बोलता है, अगर ऑडिटर को उसकी फीस का पेमेंट नहीं होता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर लीन क्रिएट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कंपनी की बुक्स है वो रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन होती है। नेक्स्ट बोलता है लीन ऑफ वर्किंग पेपर, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लीन कैसे होगा वर्किंग पेपर पे, क्योंकि वर्किंग पेपर तो ऑडिटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी पे वो लीन कैसे कर सकता है। ठीक है, तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, नो क्वेश्चन ऑफ द लीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सबसे पहली ड्यूटी आती है इंक्वायर इनटू द स्पेसिफाइड मैटर्स। अब ये जो मैटर लिख रखे हैं इसमें चाहे कुछ गड़बड़ हो, फ्रॉड हो या नहीं हो,
यहाँ पर ऑडिटर को ये सब करना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक जैसे ओनली इन द इवेंट ऑफ देयर नॉन कंप्लायंस ऑफ द अबाउ पॉइंट, ये जो मैटर्स हैं इनकी अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो ही उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आगे हम जो भी रीड करेंगे उसमें चाहे कंप्लायंस हो चाहे नॉन कंप्लायंस हो, ऑडिटर को उस पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन कौन से मैटर, सबसे पहले बोलता है लोन एंड एडवांस मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जितने भी लोन एडवांस दिए हैं वो किस सिक्योरिटी के बेसिस पर तो दिए हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर का पैसा है कंपनी के पास, वो कैसे भी दे रहे हैं लोन एडवांस, कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट ये बोलता है ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट ओनली बाय द बुक एंट्रीज, मतलब बुक एंट्रीज से जो भी ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्रोविजन और डेप्रिसिएशन हो गया, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर नॉन कंप्लायंस है तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फेक एंट्री ना हो इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। नेक्स्ट बोलता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लोअर देन द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से कम पे कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है, मतलब कुछ तो फ्रॉड है वहाँ पे, लेकिन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वहाँ पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनका डेली रूटीन ही है इन्वेस्टमेंट को बाय सेल करना, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है लोन एंड एडवांस शोन एज डिपॉजिट, मतलब लोन एडवांस को कंपनी ने अगर डिपॉजिट की तरह दिखाया हुआ है तो ये एक तरीके से मिसलीडिंग हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी अगर नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंसेज, मतलब डायरेक्टर और के पर्सनल एक्सपेंसेज है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपनी ने शो किए हुए तो ऑडिटर को इस पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये बोलता है शेयर सोन एज अलॉटेड फॉर कैश एंड कैश इज येट टू बी रिसीव्ड, मतलब ये है कि अगर शेयर है जिनके अगेंस्ट अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैसे शेयर कैपिटल माइनस अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल, ठीक है, और जो बैलेंस अमाउंट है वही बाहर आनी चाहिए, मतलब आउटर कॉलम में आनी चाहिए। तो ऐसा इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इन मैटर के केस, इन सब मैटर्स के अंदर ऑडिटर को तभी रिपोर्ट करनी है जब नॉन कंप्लायंस होता है, लेकिन आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करनी ही है, चाहे कंप्लायंस है चाहे नॉन कंप्लायंस है। नेक्स्ट ये बोलता है ऑडिटर को एक रिपोर्ट देनी होती है, ड्यूटी ऑडिटर की कि ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर की ड्यूटी होती है ऑडिटर की रिपोर्ट देने की ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। जो भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन किया है उस पर उसको ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या, ये रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन ये रिपोर्ट देने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली है उनके बेसिस पर वो बता रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। इसके अलावा उसको देखना पड़ेगा कि जो भी एक्ट के प्रोविजन है वो फॉलो किए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो किए गए हैं, और कारो अगर एप्लीकेबल है कंपनी में तो उसको भी फॉलो किया है। तो ये सब उसको कंसिडरेशन में लेने के बाद में ट्रू एंड फेयर व्यू पे रिपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट ये बोलते हैं रिपोर्ट ऑन असर्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ असर्शन है जिसपे उसको रिपोर्ट करनी होती है, मैंने पहले ही बता दिया, चाहे कंप्लायंस है चाहे नॉन कंप्लायंस उनको रिपोर्ट करनी होती है। फर्स्ट क्या है, ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड, मतलब ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिल गई थी ऐसा उसको बताना पड़ेगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए कंपनी ने, ये बताना पड़ेगा। अगर ब्रांच ऑडिटर है तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो कंपनी ऑडिटर से अलग भी हो सकता है और सेम भी बंदा हो सकता है, लेकिन अगर अलग है तो उस केस में कंपनी ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर से सारी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो ऑब्टेन हो गई है क्या, उसे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट एंड पी&एल मैचिंग विद द अंडरलिंग बुक ऑफ अकाउंट और रिटर्न्स, मतलब बैलेंस शीट और पी&एल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिटर्न्स है या वाउचर्स है उनसे टैली होनी चाहिए, मतलब मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो कंपनी है उसने एएस फॉलो किए हुए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अलावा उसको ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स है एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की फंक्शनिंग पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी कारण से, किसी भी ट्रांजैक्शन से या किसी भी इवेंट से, तो उसको अपनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स देने पड़ेंगे उस पर। नेक्स्ट ये बोलता है कि कोई भी डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है 164(2) के अंदर, अगर है चाहे नहीं है उसको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वेदर एनी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164(2). नेक्स्ट ये बोलता है एनी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क एंड रिजर्वेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर मैटर्स ऑफ द कंसर्न कनेक्टेड, तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है, एडवर्स रिमार्क्स है या फिर रिजर्वेशन उसको लगता है किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, अदर मैटर्स पे, तो उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये बोलता है रिपोर्ट ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे तो क्या होता है कि जो कंपनी ऑडिटर है उसका ये इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट देने का कोई भी ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन अगर वो कंपनीज जिन पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एप्लीकेबल होता है तो ऑडिटर को उस पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि जो कंट्रोल है वो ऑपरेशनली इफेक्टिव होने चाहिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उनमें होनी चाहिए, ठीक है। अब आईएफसी कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, हम ये नहीं रीड करेंगे, हम ये देखेंगे कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब जिन कंपनी पे अभी एप्लीकेबल नहीं होता उनको छोड़ के अगर कोई और कंपनी है तो उस पर आईएफसी एप्लीकेबल होगा, ऑडिटर को उस पर रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ से उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा एग्रीगेट बोरोइंग्स अगर बैंक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बॉडी कॉर्पोरेट से मिला करके 25 करोड़ से कम है तो वहां पर भी आईएफसी एप्लीकेबल नहीं होता है।
नेक्स्ट कुछ अदर मैटर्स है जिसपे ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है, कौन कौन सी है। पेंडिंग लिटिगेशन अगर कोई कंपनी के तो उन पे कोई मटेरियल फोर्सेबल लॉसेज है, मतलब जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज है वो बहुत मटेरियल है तो उस पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या बोलता है, डिले इन द ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एजुकेशनल एंड प्रोटेक्शन फंड, जो भी अनपेड डिविडेंड होता है अगर वो 7 साल तक अनपेड रहता है तो उसको इस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन अगर कंपनी ने 7 साल तक ट्रांसफर नहीं किया है तो उसको ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, डीलिंग इन द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, अभी इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है तो इस पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये बोलता है कि ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर द क्वालिफाई और नेगेटिव रिपोर्ट, तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई क्वालिफिकेशन या नेगेटिव रिपोर्ट दी है ऑडिटर ने तो उसको रीजन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलता है पावर ऑफ सीएजी, मतलब ये नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ चुका है 143 जिसमें जो सीएजी है उसकी पावर्स के बारे में बताया गया है। इसके 3 सब सेक्शन है 5, 6 एंड 7। तो फर्स्ट क्या बोलता है कि सीएजी को ये राइट है अपॉइंट करना ऑडिटर को, डायरेक्शन देना और ऑडिट रिपोर्ट उससे लेना, तो ये तीनों राइट्स है सीएजी के पास में। ठीक है, अब जब उसको ऑडिट रिपोर्ट मिल गई उसके विद इन 60 डेज जो सीएजी है अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑर्डर कर सकता है सप्लीमेंट ऑडिट के लिए। इसके अलावा ही कैन सप्लीमेंट और कमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, तो इसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट है जो कंपनी ऑडिटर ने दी है उसकी रिपोर्ट पे वो सप्लीमेंट और कमेंट भी कर सकता है, और जो भी सप्लीमेंट और कमेंट करेगा वो उसको सर्कुलेट करनी पड़ेगी जिनको ऑडिट रिपोर्ट मिली थी उन बंदों को, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो भी लोग हैं जिनको वो पहले वाली ऑडिट रिपोर्ट दी गई थी। ठीक है, तो उनको अगर सीएजी ने अपनी तरफ से कुछ कमेंट ऐड किया है तो उनको वो भी यहाँ पे सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है कि सीएजी के पास पावर है कि वो सीएजी एक्ट के अंदर टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सप्लीमेंट ऑडिट का मतलब क्या है, 60 डेज की बियॉन्ड ये पावर नहीं होती सीएजी के पास में, 60 डेज के बाद वो सप्लीमेंट ऑडिट के लिए नहीं बोल सकता। ये जो ऑडिट है वो जो मेन ऑडिट है उसके एडिशन में होती है, लेकिन जो ये टेस्ट ऑडिट है वो सीएजी एक्ट के अंदर कंडक्ट करवा सकता है सीएजी अलग से भी। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ब्रांच ऑडिट। तो ब्रांच ऑडिट में अगर इंडिया में ब्रांच है तो क्या होगा, फॉरेन ब्रांच है तो क्या होगा। अगर इंडिया में ब्रांच है तो कंपनी ऑडिटर ही उसका ब्रांच ऑडिटर हो सकता है, या फिर कोई ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन जो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड है वो ब्रांच ऑडिटर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर फॉरेन में है तो कंपनी ऑडिटर उसका हो सकता है ब्रांच का। अगर कोई इंडिया में कंपनी उसकी ब्रांच अगर फॉरेन में है तो कंपनी ऑडिटर भी उसको ऑडिट कर सकता है। मान लो वो वहाँ पे नहीं जा सकता तो उस कंट्री के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड बंदा है वो यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं, तो क्वालिफाइड एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी ऑडिटर करेगा या ब्रांच ऑडिटर अलग होगा, या फिर फॉरेन कंपनी के केस में ब्रांच ऑडिटर अलग होगा या वही होगा, ये जो डिसाइड करने का पावर है ये बीओडी के पास में होता है। यहाँ पे शेयर होल्डर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि ऑडिटर को ये चेक करना पड़ता है कि किसी भी कंपनी ने नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि किसी भी ऑडिटर को यहाँ पर ऑडिट जो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग है फॉलो करने पड़ेगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग है वो ICAI है वो रिकमेंड करेगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA जो है उसको एग्जामिन करेगी, और देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको अप्रूव करेगी। तो इस तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड बनेगा, लेकिन इस प्रोसेस से अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बना है, इसलिए जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं बनता है जो ICAI के स्टैंडर्ड हैं वो डीम टू बी द ऐसे माने जाएंगे और उन्हीं नोटिफाइड बाय द CG माने जाएंगे, और उनको जो ऑडिटर है उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़े से सेक्शन रह गए हैं लेकिन ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।